हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी की शिक्षा में। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स तो पहले पढ़ चुके हैं और उसके स्ट्रक्चर को भी समझ चुके हैं पहले के वीडियोस में। आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। ओके, तो शुरू करते हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया है कि 3 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, एक बाइनरी फिजन, एक ऑटोगमी और एक कॉन्जुगेशन। पहले पढ़ते हैं बाइनरी फिजन। ये जो प्रक्रिया होती है ये 20 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। इसमें वन ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू 2 एग्जैक्टली सेम लुकिंग पार्ट्स। एक पैरामीशियम एग्जैक्टली सेम दिखने वाले 2 पैरामीशियम में डिवाइड हो जाता है। वो कैसे होता है, क्या होता है, चलो जानते हैं क्या होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। वैसे लॉन्गिट्यूडनल हम पढ़ चुके हैं यूग्लिना में। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन यूग्लिना में आपने पढ़ा था, और यहाँ पर है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। जब प्रोटोजोआ मैंने पढ़ाया था तब उसमें आपको जब एक्सप्लेन किया था जनरल कैरेक्टर्स, तो उसमें टी से मैंने आपको बताया था ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है और ये पैरामीशियम में होता है स्पेसिफिकली। तो यहाँ पर है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। कैसे होता है, सिंपल है, जैसे नॉर्मल बाइनरी फिजन होता है, बस इसमें क्या होता है कि बाइनरी फिजन ट्रांसफर्स होता है। कैसे, देखो, एक पेरेंट पैरामीशियम सेल है, इसमें 2 न्यूक्लियस है, एक मैक्रो न्यूक्लियस है, एक माइक्रो न्यूक्लियस है। जब इसमें बाइनरी फिजन होता है तो सबसे पहले ओरल ग्रोथ क्या हो जाती है, डिसअपियर होने लगती है। और उसके बाद आप देखेंगे जो मैक्रो न्यूक्लियस है उसमें ए माइटोटिकली डिवीज़न होने लगता है और माइक्रो न्यूक्लियस में माइटोटिकली डिवीज़न होता है। ये क्या होता है, ये भी लिखा हुआ है कि न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल है वो डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट। इसमें डायरेक्ट न्यूक्लियस क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। कोई भी फेज नहीं आता है, जैसे माइटोसिस होती है तो उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज आते हैं, तो ऐसा इसमें नहीं होता है। माइक्रो न्यूक्लियस में ये सब कुछ होता है, इसीलिए ये माइटोटिकली डिवाइड होते हैं। ठीक है, ये डिवाइड हो रहे हैं यहाँ पर सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ बाइनरी फिजन जो होता है वो शुरू हो चुका है। तो क्या है, यहाँ पर न्यू ओरल ग्रोव बन रही है, आप देख रहे हैं। और जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो एकदम डिवाइड हो गया है, डिवाइड हो रहा है, उसमें एक प्रोसेस चल रहा है। और जो मैक्रो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि न्यू सीवीज बन चुकी हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल्स बन चुकी हैं, और फिर वो आगे बढ़कर 2 डॉटर पैरामीशियम सेल में डिवाइड हो रही हैं। और ये दोनों डॉटर पैरामीशियम सेल्स जो हैं वो एग्जैक्टली सेम है अपनी पेरेंट पैरामीशियम सेल के, इसीलिए इनको क्लोन भी कहते हैं। ओके, बाइनरी फिजन की जो पूरी प्रक्रिया है वो 20 मिनट में कंप्लीट हो जाती है और प्रत्येक पैरामीशियम की सेल 24 घंटे में 3 से 4 बार बाइनरी फिजन के प्रोसेस के द्वारा जनन करती है। तो ये आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा, आई होप। अगर नहीं आया तो आप रिपीट में एक बार देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ऑटोगैमी कैसे होती है। ऑटोगैमी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें न्यूक्लियर का रीअरेंजमेंट होता है और स्पेसिफिकली माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है वो मेन रोल निभाता है इसमें। ठीक है, ये पैरामीशियम ऑरिलिया की स्पीसीज में ही पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसमें 2 माइक्रो और एक मैक्रो न्यूक्लियस पाया जाता है। आप देखेंगे पेरेंट पैरामीशियम जो सेल है ऑरिलिया की स्पीसीज है, तो इसमें 2 माइक्रो और एक मैक्रो न्यूक्लियस। ऑटोगामी के टाइम पे जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है वो डिस्ट्रॉय होने लग जाता है। आप देख सकते हैं कि माइक्रो न्यूक्लियस डीजनरेट हो रहा है, और इसके बाद जो दोनों माइक्रो न्यूक्लियस है ना वो मियोसिस डिवीजन के द्वारा 8 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन कर रही हैं, और इन 8 डॉटर न्यूक्लियाई में से 7 न्यूक्लियाई डीजनरेट हो जाती हैं। तो एक न्यूक्लियाई जो है वो माइटोसिस डिवीजन के द्वारा 2 न्यूक्लियस प्रोड्यूस कर रही है, और ये दोनों गैमीट न्यूक्लियस कहलाते हैं। आप देख सकते हैं उसमें मैंने लिखा है गैमीट न्यूक्लियाई। ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होकर जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जाइगोट न्यूक्लियस बन रहा है, और 2 टाइम यहाँ पर माइटोसिस डिवीजन होता है और 4 न्यूक्लियस प्रोड्यूस हो जाते हैं। देख रहे हैं आपको जो मैं एरो बना हुआ है बड़ा सा, उसके उस पर जो पहले नंबर पे फिगर बना है उसमें 4 न्यूक्लियस प्रोड्यूस हो चुके हैं। और ये 4 न्यूक्लियस जिसमें 2 मैक्रो न्यूक्लियस हैं और 2 माइक्रो न्यूक्लियस होते हैं, ये दोनों माइक्रो न्यूक्लियस जो हैं वो माइटोसिस डिवीजन करके 4 माइक्रो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या क्या है, 2 मैक्रो है और 4 माइक्रो न्यूक्लियस हैं। अब इनमें हो रहा है जो पेरेंट सेल जो बन गई हैं उसमें क्या हो रहा है, ट्रांसवर्स डिवीज़न हो रहा है, साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न हो रहा है।
तो दोनों डॉटर पैरामीशियम सेल्स का निर्माण हो रहा है। कैसे? आप देखेंगे ट्रांसफर डिवीज़न होता है तो एक में एक मैक्रोन्यूक्लियस और 2 माइक्रोन्यूक्लियस पहुंच रहे हैं, और दूसरे में भी एक मैक्रो और 2 माइक्रोन्यूक्लियस पहुंच रहे हैं, जिससे प्रत्येक सेल में 2 माइक्रो और एक मैक्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट हो रहा है। तो इस तरह से ये ऑटोगैमी का प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और ये कॉम्प्लेक्स भी होता है। तो इसमें क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ माइक्रोन्यूक्लियाई होते हैं, इसे रिजुविनेशन की प्रक्रिया भी कहते हैं। और पैरामीशियम के अधिकांश स्पीसीज में फेवरेबल कंडीशंस में न्यूक्लियर रीअरेंजमेंट द्वारा एक स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन करती है, यही होता है कॉन्जुगेशन। ओके, इसमें बाइनरी फ्यूजन भी होता है। बाइनरी फ्यूजन एक ऑल्टरनेट वे में ये चलता रहता है। जब मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगी तो आपको बताऊँगी कि बाइनरी फ्यूजन कहाँ हो रहा है और कैसे हो रहा है। एवरी स्पीसीज हैव डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन, सब में एक अलग टाइप का कॉन्जुगेशन होता है, सबका अपना अपना एक अलग तरीका है। यहाँ पर हम पैरामीशियम कॉर्डेटम के बारे में बात कर रहे हैं। कॉन्जुगेशन के जो स्टेप्स हैं उनको बहुत ध्यान से देखिएगा, एक भी स्टेप मिस मत कीजिएगा वरना समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान से देखना, फोकस होकर देखना, ठीक है। स्टेप 1 को देखिए, उसमें क्या है? 2 पैरामीशियम फ्यूज एज कॉन्जुगेंट्स। इसमें क्या है कि जो दोनों ही पेरेंट सेल हैं वो कॉन्जुगेंट की तरह काम करेंगी, इनको कॉन्जुगेंट ही कहते हैं, ठीक है। जब मैं कॉन्जुगेंट्स की बात करूँ तो ये पेरेंट सेल के बारे में बात हो रही है। ये दोनों सेल हैं वो अपने लेटरल साइड पर अटैच होती हैं, जहाँ पर ओरल ग्रोव होती है ना, वहाँ से ये अटैच हो रही हैं और इनकी ओरल ग्रोव ख़त्म हो रही है। और दोनों कॉन्जुगेंट्स के जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो भी डीजनरेट हो रहे हैं, इनके जो माइक्रोन्यूक्लियस हैं वो डिवाइड हो रहे हैं और 4 डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं और एक न्यूक्लियस एक्टिव रहता है। स्टेप 4 में आप देखेंगे कि जो एक न्यूक्लियाई है वो एक्टिव है और 3 में से मतलब 4 में से 3 ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है, डिसअपियर हो चुके हैं। स्टेप 5 में आएंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो दोनों कॉन्जुगेंट्स के पेरेंट न्यूक्लियस हैं वो माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होकर 2 अनसिमिलर न्यूक्लियस को प्रोड्यूस करते हैं, एक स्मॉल साइज़ का और एक लार्ज साइज का। आप देख रहे हैं ना। स्टेप 5 को ध्यान से देखिएगा, इसमें एक छोटा न्यूक्लियस है और एक बड़ा। तो जो छोटा वाला है उसे कहते हैं माइग्रेटिंग मेल प्रोन्यूक्लियस और जो बड़ा वाला है वो स्टेशनरी फीमेल प्रोन्यूक्लियस। जो छोटा वाला है वो माइग्रेट करेगा और स्टेशनरी फीमेल प्रोन्यूक्लियस से स्थिर रहेगा, ठीक है। अब स्टेप 6 में देखेंगे जो स्मॉलर प्रोन्यूक्लियाई हैं वो एक्सचेंज हो चुके हैं। आप स्टेप 7 में देखिए, एक बड़ा न्यूक्लियस है और एक छोटा है और दोनों में ही एक बड़ा एक छोटा है। अब ये क्या है, छोटे वाले जो हैं वो एक्सचेंज हो चुके हैं, ठीक है। जो पहले वाले कॉन्जुगेंट्स में था वो दूसरे वाले में आ गया और जो दूसरे वाले में था वो पहले वाले में चला गया। अब माइग्रेटिंग जो मेल प्रोन्यूक्लियस है वो दूसरे कॉन्जुगेंट के स्टेशनरी फीमेल प्रोन्यूक्लियस के साथ फ्यूज होकर जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहा है। आप 7th स्टेप में देखेंगे तो एक जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है। जाइगोट न्यूक्लियस प्रोड्यूस होने के बाद दोनों कॉन्जुगेंट 12 से 18 घंटे के बाद क्या हो जाते हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं और कॉन्जुगेंट सेल को एक्स कॉन्जुगेंट कहते हैं। अब इनका क्या हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, इसलिए एक्स कॉन्जुगेंट बन चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो दोनों एक्स कॉन्जुगेंट का जाइगोट माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होकर 8 न्यूक्लियस प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पर क्या हुआ है, 3 टाइम्स माइटोसिस हुआ है, ठीक है। वो एक एक स्टेप्स तो नहीं समझ में आएगा लेकिन प्रॉपर लिखा हुआ है, जाइगोट न्यूक्लियस डिवाइड्स 3 टाइम्स टू फॉर्म 8 न्यूक्लियाई, 4 मैक्रो एंड 4 माइक्रो, ठीक है। यहाँ पर 3 टाइम्स में माइटोसिस हुआ है तो क्या बन गए हैं, 8 न्यूक्लियाई बन चुके हैं और जिसमें से 4 मैक्रो हैं और 4 माइक्रो हैं, ठीक है। इसमें 4 माइक्रो और 4 मैक्रो होते हैं और 4 माइक्रो जो होते हैं जिसमें से 3 क्या हो गए, डीजनरेट हो गए हैं और 1 माइक्रो डिवाइड होता है और न्यू माइक्रो न्यूक्लियस को प्रोड्यूस कर रहा है। क्योंकि इससे पहले हमारे पास कितने, 4 मैक्रो और 4 माइक्रो थे, जिसमें से माइक्रो में से 4 माइक्रो में से 3 क्या हो गए, डीजनरेट होकर 1 बचा। उस एक ने फिर से क्या कर दिया, डिवाइडेशन कर दिया, तो यहाँ पर आपको एक और माइक्रो मिल गया, तो अभी हो गए 4 मैक्रो 2 माइक्रो। अब दोनों एक्स कॉन्जुगेंट क्या है, अब इनमें होगा बाइनरी फ्यूजन। अब बाइनरी फ्यूजन के द्वारा स्टेप 13 को देखिए ध्यान से, यहाँ पर 2 डॉटर सेल बन रही हैं, ठीक है,
और हर एक डॉटर सेल में आप देख सकते हैं 2 मैक्रोन्यूक्लियस है और 1 माइक्रोन्यूक्लियस होता है। ठीक है, दिख रहा है। स्टेप 13 में 2 मैक्रो हैं और 1 माइक्रो है। आगे देखिए स्टेप 14 में अब क्या हो रहा है, प्रत्येक सेल का जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो दोबारा डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर दोबारा डिवाइड होगा तो 2 माइक्रोन्यूक्लियस प्रोड्यूस हो जाएंगी और प्रत्येक सेल क्या करेगा, माइटोसिस करेगा और बाइनरी फ्यूजन के द्वारा 2 डॉटर पैरामीशियम की सेल को प्रोड्यूस करेगा। और मैक्रोन्यूक्लियस में कोई मैक्रोन्यूक्लियस क्या हो रहे हैं, ये तो डिवाइड हो जाएंगे, एक में एक चला जाएगा, एक में एक चला जाएगा, लेकिन जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाएगा तो 2 बन जाएंगे। अब हमारे पास 2 मैक्रो और 2 माइक्रो हो गए और फिर से जो बाइनरी फ्यूजन होगा तो फिर क्या हो जाएगा, एक मैक्रो एक माइक्रो प्रत्येक में पहुंच जाएगा। इस तरह से डॉटर सेल्स बन जाएंगी। इस तरह से पैरामीशियम के 2 कॉन्जुगेंट के बीच में कॉन्जुगेशन होता है तो 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है और प्रत्येक पैरामीशियम सेल के अंदर एक मैक्रो और एक माइक्रोन्यूक्लियस पाया जाता है। तो इस तरह से कॉन्जुगेशन हो गया फिनिश। कोई भी स्टेप मिस हो तो आप दोबारा देख लेना। आगे बढ़ते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग कॉन्जुगेशन। कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कॉन्जुगेशन को अफेक्ट करते हैं। पहला तो नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, न ज़्यादा सर्दी न ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए। फूड रिक्वायरमेंट, इसमें क्या होता है, फूड कम हो या ज़्यादा हो, कम होगा तो भी पैरामीशियम कॉन्जुगेशन करेगा, ज़्यादा होगा तो भी पैरामीशियम कॉन्जुगेशन करेगा। तो 2 एक्सटर्नली सेम बट इंटरनली डिफरेंट पैरामीशियम होने चाहिए। एक्सटर्नली देखने में तो पैरामीशियम हो पर उसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है ना वो डिफरेंट टाइप के जेनेटिक ट्रेट्स लिए होना चाहिए, कैरेक्टर्स डिफरेंट होने चाहिए, तभी तो कॉन्जुगेशन होगा और उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो बेटर मिलेगा, बेटर पैरामीशियम प्रोड्यूस होगा। तो ये फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। अच्छा, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, ये बाइनरी फ्यूजन कर रहे थे, ऑटोगैमी कर रहे थे, ये कॉन्जुगेशन क्यों करने लगे इतना कॉम्प्लेक्स। तो उसका रीज़न ये है कि बाइनरी फ्यूजन के कारण जो सेल होती हैं वो वीक हो जाती हैं, ठीक है, वो डिवाइड होते 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 उनका जो उनकी स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर होने लगती है, इसलिए कॉन्जुगेशन करते हैं तो कंपोनेंट दोबारा प्रोड्यूस होने लगते हैं। सेल क्या होती है, यंग स्टेज में आ जाती है और जीन क्या होते हैं, पावरफुल हो जाते हैं। इसलिए कॉन्जुगेशन को पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन के द्वारा जो पैरामीशियम होता है उसमें रीजनरेशन होता है, ठीक है। इसको एक तरह से रिजुविनेशन भी कहते हैं, जिससे मैंने आपको पहले बताया था कि ये रिजुविनेट करते हैं। ओके, सेकंड है, कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया में जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है वो बार बार प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण पैरामीशियम की सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटी तेज़ी से देखने को मिलती है। क्योंकि मैक्रोन्यूक्लियस का काम क्या होता है, मेटाबॉलिक उसकी ग्रोथ को बढ़ाना, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को देखना। माइक्रोन्यूक्लियस को तो प्रॉपर ध्यान ही होता है केवल सेल डिवीज़न पे, रिप्रोडक्शन पे, लेकिन जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है वो न्यूट्रिशन का उसका काम होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को देखना होता है, उसकी एक्टिविटी को तेज करता है वो, ठीक है। जब ज़्यादा मैक्रोन्यूक्लियस प्रोड्यूस होते हैं तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। कॉन्जुगेशन के कारण जो 2 सेल्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, जिसके कारण इनके बीच में जेनेटिक वेरिएशन डेवलप हो जाता है, एक नया कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कॉन्जुगेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज ये कंप्लीट हो गया है पैरामीशियम का रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट होगा प्लाज्मोडियम के बारे में, नए जीनस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज समझ में आया हो आपको तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और पढ़ते रहिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट कभी भी आने वाली है और एलटी ग्रेड के बारे में भी सुन रहे हैं कि वो आएगा, अभी कभी में आ सकता है, तो पढ़ते रहना। ओके, रिप्रोडक्शन के जो मेथड्स मैंने आपको बताए इन सबके स्टेप्स जो हैं आप इनके स्क्रीनशॉट ले लेना और बहुत ज़रूरी हैं, या लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। अपना ध्यान रखना, फेस्टिवल सीज़न है तो मज़े करना, ठीक है। बाय, टेक केयर।